Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Wasim Beg again here from DPSC Faisalabad. क्लास 10 कंप्यूटर साइंस बुक हमने स्टार्ट की हुई है। उसमें यूनिट नंबर 2 बेसिक लैंग्वेज कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स हमने कंटिन्यू की हुई हैं, जिसमें से अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कमांड्स जो उनसे वो कंप्लीट हो गई थी लेक्चर नंबर 6 में। आज ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम बेसिक लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स जो सी उनको इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 7 बेसिक लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। थोड़ा सा आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक लैंग्वेज की कमांड्स और स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेसिक लैंग्वेज कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स। बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करें कि जो बेसिक कमांड्स हैं वो डायरेक्ट मोड में ऑपरेट होती हैं और जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम प्रोग्राम्स में लिखते हैं। तो नॉर्मली स्टेटमेंट्स को लिखने का पर्पस ये होता है कि कुछ रिजल्ट्स हम कंक्लूड करें, और जो कमांड्स हम यूज़ करते हैं उसका पर्पस ये होता है कि हम कुछ काम जो सा वो करवाएं, जैसे किसी फ़ाइल को डिलीट करना। ये ऑपरेशन हम जो करवाते हैं ये डायरेक्ट मोड में हम करवाते हैं, जिसको इंटरप्रेटर फौरी तौर पे जो सा वो अंडरस्टैंड कर लेता है। जबकि जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम लिखने के बाद पहले कंपाइल करवाते हैं, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट हम स्टडी करेंगे वो एंड स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू टर्मिनेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, क्लोज ऑल फाइल्स एंड रिटर्न टू द कमांड लेवल। तो अगर आप कहीं पे ये एंड स्टेटमेंट यूज़ कर देंगे, फॉर एग्जांपल आपका प्रोग्राम 100 लाइंस पे मुश्तमिल था और आपने लाइन नंबर 50 पे ये स्टेटमेंट यूज़ कर दी एंड, तो प्रोग्राम उससे आगे नहीं जाएगा। लाइन नंबर 50 पे आपका प्रोग्राम जो सा वो टर्मिनेट हो जाएगा। स्टेटमेंट कौन सी है? एंड स्टेटमेंट, एंड यूज टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। तो जैसे अगर आप इसको देखना चाहें, स्टेटमेंट है एंड स्टेटमेंट, और फॉर एग्जांपल आप प्रोग्राम लिखते हैं a इज इक्वल टू 10, b अगर आप असाइन करते हैं 20 लेबल देकर, b इज इक्वल टू 20, 30 पे आप c को a और b की वैल्यू असाइन कर देते हैं, 40 पे आप प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट c, और 50 पे आप एंड स्टेटमेंट जो सी वो दे देते हैं। तो अब आपका प्रोग्राम लाइन नंबर 10 पे जाएगा, फिर 20 पे, फिर 30 पे, फिर 40 पे, और उसके बाद 50 पे। 50 पे ये मेमोरी से एग्जिट हो जाएगा, प्रोग्राम ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट अगर आप यहाँ लिख देंगे तो ये प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, स्टार्ट में ही एंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्ट में ये स्टेटमेंट जो सी लिख देते हैं, आप प्रोग्राम को स्टार्ट इधर से करते हैं 10 एंड, तो अब आगे अगर आपने 1000 लाइन भी लिखी है तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, क्योंकि इससे आगे कंट्रोल आएगा ही नहीं। तो इस स्टेटमेंट ने, एंड स्टेटमेंट ने क्या काम करना है, इसने आपका प्रोग्राम जो सा वो टर्मिनेट कर देना है। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ये प्रोग्राम आपका टर्मिनेट कर देगी, यानी एंड स्टेटमेंट की मदद से आप प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट रैम स्टेटमेंट है। इसका पर्पस ये होता है कि हम कोड में कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे बाद में काम आए वो हम लिख सकें। फॉर एग्जांपल हम कोड में ये लिख सकते हैं कि ये कोड क्यों लिखा गया, ये प्रोग्राम क्या काम करेगा, या ये प्रोग्राम किस डेट को मॉडिफाई हुआ। ये चीज़ें हम जो सी वो रैम स्टेटमेंट की मदद से प्रोग्राम में लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट एंड इज़ यूज टू ऐड एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम आपके सामने है, 10 पे रैम जो लिखा है, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। तो अब ये वाली लाइन एक्चुअली एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। यानी रैम स्टेटमेंट का जो पर्पस होता है वो क्या होता है कि आप ये बता सकें कि ये प्रोग्राम क्यों लिखा गया। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जो 2 नंबर्स को ऐड करेगा, तो आप स्टार्ट ही उसको ऐसे करें, 10 रैम प्रोग्राम टू ऐड, और अगर फॉर एग्जांपल आप सेकंड लाइन में आना चाहते हैं तो आपको 20 पे फिर लिखना पड़ेगा रैम आपको लिखना ही पड़ेगा स्टार्ट में, अदरवाइज
एरर आएगा, टू ऐड 2 नंबर्स। अब ये जो 2 लाइंस हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अगर आप यहाँ पे आप 30, 40, 50 सो ऑन जो लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन जिसके स्टार्ट में आप रैम लिख देंगे वो वाली लाइन जो सी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये जैसे मैंने लिखा प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, अब ये इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस हैं, कंपाइलर इनको एक्चुअली एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, इनको कंपाइल या ट्रांसलेट ही नहीं करेगा। तो ये जो कमांड है रैम कमांड, ये किस काम आती है कि ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम प्रोग्राम में एडिशनल कमेंट्स ऐड कर देते हैं ताकि फ्यूचर में जब प्रोग्राम को मॉडिफाई किया जाए तो पता चल जाए कि ये वाली जो 15, 20, 50, 100, 1000 लाइन कोड की लिखी गई, इसको लिखने की रीज़न क्या थी, ताकि ड्यूरिंग मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम्स, ड्यूरिंग इन्हेंसमेंट्स हमें गाइडलाइन मिलती जाए। तो अगर हमने रिमार्क्स सेक्शन ऐड नहीं किया, रिमार्क्स ऐड नहीं किए, तो फिर आपको पूरा कोड जो सा वो स्टडी करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि ये प्रोग्राम जो सा ये क्या काम कर रहा है। तो अगर आपने रिमार्क्स ऐड कर दिए हैं तो उससे ये होगा कि आपको कोड को अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टॉप स्टेटमेंट है। अब ये क्या काम करती है स्टॉप स्टेटमेंट कि ये एक्चुअली एंड नहीं करती। एंड स्टेटमेंट ने तो ये काम किया था कि उसने आपकी मेमोरी को भी क्लियर कर दिया और सारी की सारी जो फाइल्स थी उनको भी क्लोज कर दिया, यानी वो सारे रिसोर्सेज जो आपका प्रोग्राम यूज़ कर रहा था वो फ्री अप हो गए। तो जहन में रखें कि जो एंड स्टेटमेंट है वो आपकी मेमोरी को फ्री कर देती है, वेरिएबल्स जो उनसे वो उनको मेमोरी से निकाल देती है और फाइल्स को क्लोज कर देती है। स्टॉप जो सी है ये आप यूँ अंडरस्टैंड करेंगे ये थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम को रोकती है और आमतौर से ये डिबगिंग में हमारे काम आती है। जब हम प्रोग्राम को डिबग कर रहे होते हैं, एरर्स को रिमूव कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो स्टॉप स्टेटमेंट है ये हमारे काम आती है। स्टॉप स्टेटमेंट की मदद से हमारे लिए ये पॉसिबल हो जाता है कि हम प्रोग्राम को डिबग कर सकें। तो जैसे आप लिखते हैं 10a = 20 लेबल पे आपने फॉर एग्जांपल c = 10 कुछ डेटा असाइन कर दिया, 40 पे आप कह देते हैं स्टॉप। तो अब यहाँ पे प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए जो सा वो रुकेगा अंटल कि आप इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो सी वो रिज्यूम इसको करवा दें। तो जब तक आप इस स्टेटमेंट को रिज्यूम नहीं करवाते प्रोग्राम आपका आगे नहीं चलेगा, प्रोग्राम आपका यहाँ पे रुका रहेगा प्रोग्राम। और डीबगिंग में ये काम आएगी आपके, यानी जब ड्यूरिंग हम कोड को जब डीबग कर रहे होते हैं तो उस वक्त स्टॉप स्टेटमेंट हमारे काम आती है। तो ये बड़ी मुफीद है जब हम स्पेशली प्रोग्राम्स को डीबग कर रहे हों। उसके बाद आपके पास ऑपरेटर्स हैं डिफरेंट, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है, बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर साइंस जो सी वो मैथमेटिक्स के बगैर कुछ भी नहीं है। जितनी आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है उतने ही आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सा वो बनेंगे, उतने ही अच्छे आप कोडर बनेंगे। तो अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप एल्गोरिदम भी नहीं लिख सकते और आप प्रोग्रामर बनने में भी आपको प्रॉब्लम्स जो सी वो आएंगी। तो सबसे पहला जो आपके पास ऑपरेटर है दैट इज़ एडिशन ऑपरेटर। एडिशन ऑपरेटर आपके सामने है। जैसे इसके लिए सिंपल प्लस यूज़ करेंगे, a+b आप करते हैं, जैसे a+b सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और इनके लिए जो आप यूज़ करेंगे ऑपरेटर्स वो आपके सामने है। एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए आमतौर से जब हम लिखते हैं तो हम x लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एस्टेरिस्क जो सा वो लिखना पड़ेगा। और डिवीजन के लिए आप स्लैश यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ ज़हन में रखें। ये 4 ऑपरेटर्स मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपने प्रिंट 10 + 20, तो आपने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर जो सा वो यूज़ किया ताकि 2 नंबर्स को आप जो सा वो प्लस कर सकें। इसी तरीके से अगर आप 2 नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल हम नंबर भी यहाँ पे लिख लेते हैं आपकी आसानी के लिए। मैं 2 वेरिएबल बना देता हूँ, a = 10, b = 20। और अगर आपने इनको ऐड करना है तो आप उसके लिए फॉर एग्जांपल c में इनको ऐड करेंगे a+b, ये प्लस ऑपरेटर आपने यूज़ किया। अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो a-b। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एस्टेरिक यूज़ करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर आप इनको डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्लैश यूज़ करेंगे।
तो आमतौर से डिवीज़न के लिए मैथ की ये सिंबल है, लेकिन कंप्यूटर में ये प्रोहिबिटेड है। ये आप लिखेंगे तो कंपाइलर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, आपको स्लैश जो सा वो यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो जहन में रखें, प्लस के लिए प्लस और सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन सिंबल, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो a इंटू बी आपको करना पड़ेगा, और इसी तरीके से अगर आप इनको डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको a इंटू बी जो सा वो करना पड़ेगा। तो ये 4 आपके जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये आपके सामने इम्प्लीमेंटेड हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंट, नेगेशन और इसी तरीके से हमारे पास मॉडुलस और इंटीग्रल डिवीज़न के लिए हमारे पास जो सा वो यहाँ पे ऑपरेटर्स मौजूद हैं। एक्सपोनेंट, नेगेशन, मॉडुलस और इंटीग्रल डिवीज़न अगर आपने करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो सा वो ऑपरेटर्स मौजूद हैं। तो इनको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो सा उसको यूज़ करने का तरीका बताता हूँ कि आपने एक्सपोनेंट कैसे लेना है। तो जैसे मैथ में फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं 10 रेज़ टू द पावर 2, आप कहते हैं x इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 2। कंप्यूटर वर्जन ये वाला आपका स्टैंडर्ड वर्जन है, और जब आपने इसको कंप्यूटराइज फॉर्म में लिखना है तो आपने करना है x इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 2। तो यहाँ पे ये कैरेट सिंबल यूज़ हुआ है, और ये रेज़ टू द पावर एक्सपोनेंशिएशन के लिए ये यूज़ होगा। दोबारा अंडरस्टैंड करें कि मैथ में फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं x इज इक्वल टू y रेज़ टू द पावर 2, और यहाँ पे कंप्यूटर में आप इसको कैसे लिखेंगे y कैरेट रेज़ टू द पावर 2। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट, ये कंप्यूटराइज्ड वर्जन है, ये वाला आपको यूज़ करना पड़ेगा कंप्यूटराइज्ड वर्जन। ये आप यूज़ करेंगे फिर आपका काम चलेगा, क्योंकि इस तरीके से आप कंप्यूटर में नहीं लिख सकते। टाइप कर सकते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप उसको यूँ अंडरस्टैंड कर लें कि वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। निगेशन के लिए निगेशन ये है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं x इज इक्वल टू -x, तो इसके लिए आप यहाँ पे सेम टू सेम कंप्यूटर में यही स्कीम जो सी वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑपरेटर है मॉडुलस सेपरेटर। मॉडुलस सेपरेटर, और ये काम किस आता है कि मॉडुलस सेपरेटर एक्चुअली आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 20 को डिवाइड करते हैं 7 पे, 7 टू 14 और 6 आपका जो रिमाइंडर है, ये आप कंप्यूटर में मॉडुलस या मॉड की मदद से लेंगे। मॉड आप ऑपरेटर की मदद से ये लेंगे, MOD ऑपरेटर की मदद से आप ये काम करेंगे। वो कैसे होगा देखें, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं C इज इक्वल टू 20 मॉड 3। अब ये एक्चुअली इसका जो सलूशन होगा वो होगा 20 डिवाइडेड बाय 3 18 2। ये जो है ये यहाँ पे आपको रिटर्न होगा। और अगर आप कर देते हैं प्रिंट, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं प्रिंट C, तो एक्चुअली प्रिंट क्या होगा 2 प्रिंट होगा जो आपको मॉड की मदद से आया। तो एक्चुअली मॉड क्या काम करता है, इस नंबर को इस पे डिवाइड कर देता है। तो ये डिवीजन नहीं है, ये मॉडुलस है। ये एक्चुअली आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। ये रिटर्न क्या करता है, रिमाइंडर। ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा। फिर आपके पास यहाँ पे इंटीजर डिवीजन के लिए सिंबल है, बहुत आसान सिंबल है। जैसे आपने डिवीजन के लिए स्लैश यूज़ कर लिया था, यहाँ आपने सिर्फ उसके लिए बैक स्लैश यूज़ करना है और आपकी इंटीजर डिवीजन जो सी वो हो जाएगी। तो अगर आप इंटीजर्स को डिवाइड करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मुझे आंसर इंटीजर में ही रिटर्न हो, तो उसके लिए आप बैक स्लैश यूज़ कर सकते हैं। बड़ी आसानी से बैक स्लैश यूज़ कर सकते हैं, जो इस स्लाइड में आपको लास्ट पे नज़र आ रही है। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। इक्वल टू आपके पास है, इसके अलावा लेस देन का है, ग्रेटर देन का साइन है। इस तरह लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, और ये आपके पास नॉट इक्वल टू है।
तो इनको यूज़ कैसे करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को, कि इसमें यह होता है कि जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो हमें वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना पड़ता है। जैसे पासवर्ड टेस्ट हो रहा है, तो अगर आपने पासवर्ड को टेस्ट करना है तो उसके लिए इफ़ स्ट्रक्चर यूज़ होगा, इफ़ कंडीशन आप यूज़ करेंगे और उसकी मदद से आप जो सा वो देखेंगे कि ये आपका पासवर्ड जो सा वो राइट और रॉन्ग। तो उसके लिए इक्वल टू आप यूज़ कर सकते हैं, लेस देन यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं a इज़ इक्वल टू 20, b इज़ इक्वल टू 15, और अगर आप कहते हैं प्रिंट a ग्रेटर देन b, अब इससे क्या होगा, a ग्रेटर देन b तो आपको ट्रू प्रिंट होगा। ये एक्चुअली सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट ट्रू प्रिंट होगा। तो इसी तरीके से आप इसको इफ़ में यूज़ कर सकते हैं, इफ़ a ग्रेटर देन b देन डू दिस, जो भी स्टेटमेंट आपने यहाँ पे देनी है। तो इन ऑपरेटर्स को हम जो सा वो रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को टेस्ट करने के लिए, कि जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से छोटी हैं या बड़ी हैं, या वो बराबर हैं या नॉट इक्वल टू हैं, उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं a लेस देन b। इसी तरीके से अगर हम देखना चाहें कि a क्या a b से बड़ा है, a ग्रेटर देन b, इस तरह हम a लेस देन इज इक्वल टू b, इसी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं a ग्रेटर देन इज इक्वल टू b। और नॉट इक्वल टू अगर आपने टेस्ट करना है तो आप कहेंगे a नॉट इक्वल टू b। तो इस तरीके से आप ये रिलेशनल ऑपरेटर्स जो उनसे उनको यूज़ कर सकते हैं बड़ी इजीली। और इसके अलावा हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको हम इक्वल टू की मदद से जो सा वो लेते हैं। ये आपको पता है कि जब हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो हम इक्वल टू की मदद से वो असाइन करते हैं। फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट, ये तीन ऑपरेटर्स हैं। ये आप क्लास 9th में यूनिट नंबर 6 बूलियन अलजेब्रा में ये पढ़ चुके हैं। नॉट, एंड, और ये तीनों के लॉजिक आप अंडरस्टैंड कर लें कि जो नॉट ऑपरेटर है ये नेगेशन के लिए यूज़ होता है। ए अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू ऑन है तो उसका नॉट ऑफ ए ऑफ होगा, यानी ऑन का ऑफ कर देगा, ज़ीरो का वन कर देगा, ट्रू का फॉल्स कर देगा। और इसकी एक इनपुट होती है और एक ही इसकी आउटपुट होती है। कोई भी लॉजिकल जो आपका ऑपरेटर है उसकी आउटपुट आपको सिंगल मिलेगी, इनपुट उसकी कम से कम एक होगी जो नोट की होगी। बाकी जितने हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उनको हम दो वैल्यूज़ जो से वो पास करते हैं। तो जैसे और ऑपरेटर है इसको हम दो वैल्यूज़ पास करेंगे, ए और बी, जैसे आप या भी कह लेते हैं। जैसे आप कहते हैं अगर ए और बी दोनों जो से वो ट्रू हों तो फिर काम हो, उसके लिए आप एंड ऑपरेटर फिर यूज़ करेंगे। अगर आप कहते हैं ए और बी में से कोई एक अगर ट्रू हो जाए तो काम हो, तो उसके लिए और ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और अगर आप निगेशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप नॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। जहन में रखें एंड और नॉट। तो एंड आपको जो रिज़ल्ट देगा वो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करके उसका आपको रिज़ल्ट देगा। इसके लिए आपको क्लास 9 यूनिट नंबर 6 बूलियन अलजेब्रा वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे वो बताने की कोशिश करता हूँ। गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने क्लास 9th में सुना तो फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। अगर आपने क्लास 9th में भी बस ऐसा ही सुना तो फिर अब यहाँ अंडरस्टैंड कर लें उसको। सबसे पहले हम नॉट लॉजिकल ऑपरेटर को लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास a इज इक्वल टू 0 है फॉर एग्जांपल, तो नॉट ऑफ a जो सा हमारा जो होगा वो क्या होगा, नॉट ऑफ a इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसके लिए हम a नॉट ऐसे भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास a नॉट, अगर a 0 है तो a नॉट हमारे पास 1 होगा। तो जो इसका ट्रू टेबल होता है ये अगर 0 है तो उसका रिटर्न हमें करेगा 1 और 1 का हमें रिटर्न करेगा 0। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये a है फॉर एग्जांपल और ये a नॉट है। तो अगर a 0 है तो रिटर्न होगा 1 और अगर 1 है तो उसका रिटर्न क्या होगा हमें 0। तो ये है हमारे पास ट्रू टेबल नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का क्लास 9 यूनिट नंबर 6।
इसी तरीके से जो हमारा सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर है वो और ऑपरेटर है, जो मिनिमम 2 वैल्यूज़ पे, 2 वेरिएबल्स पे ऑपरेट होता है, जैसे a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू 0। और अगर हम कहते हैं a और b, तो ये 0 और 0 ये रिटर्न करेगा हमें 0। और अगर हम इनमें से किसी एक की वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमने b को 1 कर दिया, तो अब हमारे पास a और b जौन सा है ये क्या होगा 0, और ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है 1, तो सॉरी एडिशन और है, तो ये एडिशन के लिए यूज़ होगा, और ये इसका आंसर हमें आएगा 1। और अगर हमने दोनों की वैल्यू को 1 कर दिया, तो ये बड़ा अहम पॉइंट है जो आपने अंडरस्टैंड करना है, 1 + 1 इज़ इक्वल टू 1 होता है। यानी ऑपरेटर्स की जब आप बात करें तो लॉजिक में 1 + 1 ये बाइनरी 1 ही होगा। दोनों स्विचेस ऑन है, ये स्विच 1 है और ये स्विच 2 है, तो दोनों स्विचेस ऑन कर दें। जैसे आपने घर की मेन पावर सप्लाई ऑन कर दी और कमरे का स्विच भी ऑन किया, तो आपकी लाइट जो सी वो ऑन हो गई। तो ये जहन में रखें कि लॉजिक में 1 + 1 1 होता है, वो 2 नहीं होता, ये चीज़ जहन में रखें। लेकिन बाइनरी एडिशन में 1 + 1 जो सा वो 2 होगा, ये एडिशन की बात हम नहीं कर रहे। उसके बाद आपके पास एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, और एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये एक्चुअली इसको आप अंडरस्टैंड करें कि ये प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन के मीनिंग में होता है। जैसे a × b, तो अगर a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 0 है, तो जिसका नेट रिजल्ट आपको एंड रिटर्न होगा वो क्या रिजल्ट होगा 0, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर ये 0 है और ये 1 है, तो आपको रिजल्ट फिर भी 0 होगा। और अगर ये 1 है और ये 0 है, आपको रिजल्ट फिर भी 0 होगा, 1 × 0 0। और अगर ये दोनों 1 है, तो फिर आपको रिजल्ट जो सा वो 1 आएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो एंड ऑपरेटर है, अगर बोथ वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल a एंड b आर ट्रू, देन द रिजल्ट विल बी ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो ये आपका एंड लॉजिकल ऑपरेटर है जिसको अभी आपने देखा। उसके बाद कॉन्कैटिनेशन है। कॉन्कैटिनेशन इस टर्म से कंफ्यूज ना हो कि ये क्या वर्ड यूज़ हो गया। कॉन्कैटिनेशन मीन प्लस करना, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने लिखा हुआ है पाकिस्तान और एक जगह पे लिखा है आई लव, तो आप अगर दिखाना चाहते हैं आई लव पाकिस्तान, तो आप दोनों स्ट्रिंग्स को जो सा वो जोड़ देंगे, और इसको हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन और रिलेशनल ऑपरेटर्स कैन बी यूज विद स्ट्रिंग्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस, और इसके लिए हम आमतौर से प्लस सिंबल जो सी वो यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हैं 10a इज इक्वल टू आई, b 20 पे आपने कर दिया इज इक्वल टू लव, और 30 पे आपने कर दिया c इज इक्वल टू पाकिस्तान, और इसी तरीके से आप 40 पे करते हैं d इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपको जो रिजल्ट आएगा ना, जो प्रिंट होगा, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं प्रिंट, यहाँ 50 कर लें, प्रिंट आप कहते हैं d, अब जो प्रिंट होगा वो होगा आई लव पाकिस्तान। हैरान हो गए आप, दरमियान में कहीं स्पेस नज़र नहीं आई आपको? स्पेसेस होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस हमने डाली नहीं। तो अगर हम स्पेस डाल लेते तो स्पेस आ जानी थी। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ताकि इसमें स्पेस भी आए। तो हम सिर्फ ये काम करेंगे कि हम, कई तरीके हैं स्पेस डालने के, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आप 40 पे कहें 40 d इज इक्वल टू a प्लस स्पेस प्लस b प्लस स्पेस प्लस d। ये आपने एक ही लाइन में लिखना है, मैंने
आपको इसलिए यहाँ पे दिखा दिया क्योंकि मेरा कैमरा उस साइड पे है। तो प्लस डी, अब जो प्रिंट होगा वो आपको प्रिंट होगा आई लव पाकिस्तान। तो इस तरीके से आप कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस यानी दो स्ट्रिंग्स को जब आप जोड़ना चाहें तो उसके लिए आप कॉन्कैटिनेशन स्टेटमेंट जो सी वो यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए आप जो ऑपरेटर यूज़ करेंगे वो प्लस ऑपरेटर है। कुछ लैंग्वेजेस में एंड ऑपरेटर होता है, कुछ में पाइप सिंबल यूज़ की जाती है। तो ये लैंग्वेज वेरी करता है कि कौन सा कैरेक्टर जौन सा है, कौन सी सिंबल जौन सी है वो आप यूज़ करेंगे कॉन्कैटिनेशन के लिए। जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो उसमें कॉन्कैटिनेशन के लिए कॉन्कैटिनेट बाकायदा फंक्शन है जो ये काम करता है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है। बड़ी इजीली असाइनमेंट ऑपरेटर को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अभी तक हमने बहुत सी वेरिएबल्स को डेटा असाइन किया। जैसे आप कहते हैं x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, तो इज इक्वल टू सिंबल इज यूज टू असाइन वैल्यूज टू द वेरिएबल्स। तो बेसिकली इक्वल साइन इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। डोंट वरी अबाउट द इफेक्ट्स कि ये क्या हो गया। मैथमेटिक्स में आप x इज इक्वल टू 10 करते हैं तो बेसिकली इन कंप्यूटर साइंस इज इक्वल टू सिंबल इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू सिंबल इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करते हैं। ये बड़ा सिंपल टॉपिक है, क्लास 3-4 से आप पढ़ते आ रहे हैं, जिसको आप बाज़ दफ़ा डी मैस रूल कह लेते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसी तरीके से बाद में थोड़ी एडवांस क्लासेस में आपने बॉड मैस रूल पढ़ा, यानी ब्रैकेट को हम पहले जौन सा वो लेते हैं, फिर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को लेते हैं, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन उसको हम जौन सा वो लेते हैं। तो ये एक्चुअली कंप्यूटर साइंस में रोल ऑफ प्रेसिडेंस है कि कौन से जो ऑपरेशंस हैं वो पहले होंगे, कौन से ऑपरेशन जौन से वो बाद में होंगे। तो इनका पर्पज़ क्या है, ताकि लॉजिकल एरर से बचा जा सके। अगर आप रूल ऑफ प्रेसिडेंस को अंडरस्टैंड नहीं करते और आप एज्यूम कर लेते हैं रिजल्ट्स, तो आपको रिजल्ट्स वो नहीं मिलेंगे जो एक्चुअली रिजल्ट्स हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब आपने रिजल्ट्स को एज्यूम करना है तो वो कोई आप यूँ समझने के ले मैन अप्रोच है। तो ऑलवेज़ कीप इन माइंड वाइल वर्किंग ऑन ए और कोडिंग, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमेशा रूल ऑफ प्रेसिडेंस को आपने सामने रखना है, फिर आप लॉजिकल एरर्स जो उनसे बचे रहेंगे। और अगर आपने रूल ऑफ प्रेसिडेंस को फॉलो नहीं किया तो आपको लॉजिकल एरर्स आएंगे, क्योंकि रिजल्ट्स जो आप एज्यूम कर रहे होंगे वो नहीं आएंगे। तो यहाँ ज़रा आप देखें कि सबसे पहले ब्रैकेट जो सी वो सॉल्व होगी, फिर एक्सपोनेंशिएशन सिंबल कैरेट यूज़ होगी, ये इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर 2 है। नेगेशन होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आप। उसके बाद इंटीग्रल डिवीजन है, फिर मॉडुलस जो सा वो कैलकुलेट होगा, फिर उसके बाद प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगी और डिवीजन होगी, सॉरी एडिशन होगी, फिर इक्वलिटी चेक होगी, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, ये चेक होगा। फिर तीनों आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स की बारी आएगी, नॉट, एंड और सबसे एंड पे असाइनमेंट ऑपरेटर की बारी आएगी। ये लोएस्ट प्रायोरिटी पे जो सा वो सॉल्व होगा। और आपको पता है कि इक्वेशन की भी अगर हम बात करें तो इक्वल टू सबसे एंड पे जो सा वो प्रोसेस होता है, जहां आपको x इज इक्वल टू समथिंग जो सा वो मिल जाता है, और हम उसको आगे फिर सॉल्व करना मुनासिब नहीं समझते क्योंकि वैल्यू हैज़ बिन प्रीवियसली असाइंड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप कन्वर्जन है। अब देखें डेटा डिफरेंट टाइप का हो सकता है। कुछ डेटा आपका इंटीजर्स के फॉर्म में है, कुछ रियल डेटा है, कुछ लॉन्ग, डबल, कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसमें इशारिया मौजूद है, कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसमें इशारिया मौजूद नहीं, कुछ टेक्स्ट टाइप में डेटा मौजूद है लेकिन वो एक्चुअली नंबर्स हैं। तो जब हम डेटा को, फॉर एग्जांपल आप इंटीजर्स को, यानी वो नंबर्स जिनमें इशारिया नहीं है, जब उनको उन नंबर्स में ऐड करें जिनमें इशारिया है, तो मैथमेटिक्स टर्मिनोलॉजी में भी हम अपनी तरफ से लीडिंग और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो उनसे वो लगा के काम चला लेते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर साइंस में टाइप कन्वर्जन्स है कि आप डिफरेंट टाइप के जो डेटा है उसको आप एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करेंगे, और उससे आप कैलकुलेशन जो सी वो आपकी ईजी हो जाएंगी, आप लॉजिकल एरर से जो सा वो बच जाएंगे।
क्योंकि अगर आपने टाइप कन्वर्जन को अंडरस्टैंड नहीं किया तो आपको लॉजिकल एरर्स भी आएंगे और रन टाइम एरर्स भी आएंगे। ये चीज़ ध्यान में रखें। सिंटैक्स एरर्स का एज सच इशू नहीं होता, क्योंकि वो तो कंपाइलर जो सा वो उसको ट्रेस कर लेता है और आपको बड़ी आसानी से हेल्प करता है कि आप उसको मॉडिफाई कर सकें। तो टाइप कन्वर्जन में ध्यान में रखें, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट पे एक एग्जांपल आपको दी गई है कि ए नंबर साइन और ए नंबर साइन डिवाइडेड बाय 13 आपने जब किया है तो आपको वैल्यू जो सी आई है उसको देखें कि वो वैल्यू आपको पॉइंट के बाद कितने नंबर्स उसने रिटर्न कर दिए। हालांकि ए जो आपका था ये लॉन्ग में था और 13 एक इंटीजर था आपके पास, उसके बावजूद आपको वैल्यू जो सी वो बहुत बड़ी जो सी वो रिटर्न हुई, जिसको आप कहीं यूज़ नहीं कर सकते। और इसी तरीके से आप यहाँ एक्सपेरिमेंट इसमें एग्जांपल में देखें, ए इज इक्वल टू 12 नंबर साइन 13 अगर आपके पास है तो वैल्यू आपको 923079 इतनी लेंथी वैल्यू आपको मिली है और ये पॉइंट वाली वैल्यू है। और इसी तरीके से नंबर अगर आपने परसेंटेज के साथ डिफ़ाइन किया है लॉन्ग डबल के साथ, तो 23.67 को वो क्या काम करेगा, जब आप प्रिंट करेंगे नंबर तो एक्चुअली उसने 24 रिटर्न किया, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो उसको राउंड कर दिया जाता है। तो 23 के बाद पॉइंट था, पॉइंट के बाद 6 था और 6 5 से बड़ा है, 5 भी होता तो इसने राउंड होना था, लेकिन ये क्योंकि 5 से बड़ा है तो उसने 23 को 24 आपको रिटर्न कर दिया। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, टाइप कन्वर्जन बहुत अहम है। आप लॉजिकल एरर्स से बच सकते हैं। टाइप कन्वर्जन को आपने अंडरस्टैंड करना जब आपने प्रोग्रामिंग करनी है। असाइनमेंट स्टेटमेंट आपके सामने है, हम इनसे काफ़ी काम ले चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ मज़ीद बताने की कोशिश करता हूँ कि आप डेटा दो तरीके से असाइन कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं a इज इक्वल टू 10, बेसिकली 10 वैल्यू हैज़ बीन असाइन टू a, सेम लाइक यू कैन से लेट a इज इक्वल टू 10। let is an optional word which can be used to declare variables। अगर आप let यूज़ नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एरर नहीं आएगा। तो बेसिक लैंग्वेज ऑन सी बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये आपको ये सहूलत देती है कि आप let कीवर्ड यूज़ कर लें या ना यूज़ करें। दोनों सूरतों में वेरिएबल जो सा वो डिक्लेयर हो जाएगा। इधर यू कैन यूज़ let वर्ड और without let, both way you can declare variables। और आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास रीड एंड डेटा स्टेटमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, वो स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स आप इसमें ध्यान में रखें कि हम जो डेटा है वो कीबोर्ड से नहीं लेते, बल्कि डेटा हमारे पास जो सा वो किसी फाइल में स्टोर होता है। जैसे कुछ मशीन्स हैं वो जब भी चलती हैं तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल लेनी होती है। डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो आप इंस्टॉल करते हैं, आप उन प्रोग्राम्स को कॉन्फ़िगर कर देते हैं, जब भी ओपन करते हैं सेम सेटिंग्स आपको मिलती हैं। तो वो सेम सेटिंग क्यों मिलती हैं, जबकि पहले वो सेटिंग नहीं थी, सेटिंग तो आपने चेंज की। तो एक्चुअली वो एक फ़ाइल में स्टोर हो जाती हैं और हर दफ़ा प्रोग्राम जब रन होता है तो उस फाइल से वो डेटा ले लेता है। सेम लाइक जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल लेते हैं, आप उसकी सेटिंग कर लेते हैं तो वो आपके हिसाब से डे टाइम दिखाता है, आपके हिसाब से वो डेस्कटॉप वॉलपेपर दिखाता है। तो वो सारा डेटा एक्चुअली एक फ़ाइल से लेता है। जैसे आप मोबाइल को रिस्टार्ट करते हैं, जैसे आप विंडोज़ को रिस्टार्ट करते हैं, तो डेटा एक फ़ाइल से लिया जाता है। और बेसिक में अगर आपने किसी फ़ाइल से डेटा लेना तो उसके लिए हम जो स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे वो रीड एंड डेटा स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे काम करेंगी। जैसे आप कहते हैं 10 a इज इक्वल टू 10, 20 b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू, मैंने लेबल नहीं लगाया, लेबल लगा लेते हैं। GW बेसिक में लेबल लगाना बहुत ज़रूरी है। a प्लस b आपने कर दिया। और अब देखें ये जो डेटा है ये एक्चुअली यहाँ से आया क्योंकि हमने असाइन किया था, ये डेटा यहाँ से आया, तो ये तो हमने फिक्स डेटा दे दिया। तो बाज़ दफ़ा हम कीबोर्ड से डेटा टाइप करते हैं जिसको हम इनपुट स्टेटमेंट की मदद से जो सा वो लेते हैं, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम डेटा जो सा वो फाइल से लेते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे फिर रीड एंड डेटा स्टेटमेंट। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि किस तरीके से हम रीड एंड डेटा स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, तो आप जैसे आप कहते हैं ए
यहाँ आप डेटा देते हैं, डेटा, और आप कहते हैं 10,20, दो वैल्यूज़ आपने असाइन कर दी। इससे पहले आप रीड स्टेटमेंट दे सकते हैं, रीड A, B। अब ये दो वेरिएबल आपने बनाए हैं, ये वाला डेटा ऑटोमेटिकली इन दोनों वेरिएबल्स में चला जाएगा। यानी आपने जैसे ही रीड A, B किया तो डेटा कहाँ से रीड होगा, ये जो आपने फिक्स टाइप डेटा दिया है। और अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर लेते हैं प्रिंट A+B, तो एक्चुअली ये दोनों वैल्यूज़ सम होकर यहाँ पे आएंगी। तो आपने रीड की मदद से डेटा रीड करना है। डेटा रीड कहाँ से करना है, वो आपने डेटा स्टेटमेंट की मदद से डेटा दे देना। तो जहन में रखेंगे अगर डेटा ज़्यादा है और रीड कम है तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर रीड वेरिएबल कम है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं रीड A, B, C, और डेटा आपने दिया 10,20, यानी 3 वेरिएबल्स रीड करवाए और 2 वेरिएबल्स का आपने डेटा दिया। तो अब यहाँ पे एरर आएगा, ये एरर जनरेट होगा, ये वाला कोड आपका नहीं चलेगा क्योंकि डेटा कम है, रीड आपने ज़्यादा करवा लिया। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप रीड करते 2A और B और डेटा आपके पास ज़्यादा होता तो फिर कोई इशू नहीं था, फिर ये काम चल जाना था। ये चीज़ ध्यान में रखें, इस सूरत में काम जो सा वो चल जाना था। फिर आपके पास रिस्टोर स्टेटमेंट है। अब देखें, पहले मैं आपको एक क्लियर कमांड जो सी बता चुका हूँ जो मेमोरी को क्लियर कर देती है। तो रिस्टोर स्टेटमेंट एक्चुअली क्या काम करती है कि जो आपने रीड करवाया डेटा उसको रिस्टोर कर देती है आपके लिए। यानी रिस्टोर क्या काम करती है कि उसी डेटा को दोबारा आपके लिए अवेलेबल कर देती है। जैसे आप यहाँ प्रोग्राम में देखें, रीड A, B, C रिस्टोर किया तो एक्चुअली रीड X, Y, Z और प्रिंट A, B, C। अब ये A, B, C जो सा है ये कहाँ से आएगा, जो डेटा रीड होगा 10, 20, 30। तो रीड पहले करवा लिया हमने, डेटा इसका इसी प्रोग्राम में होना ज़रूरी है। यानी जिस प्रोग्राम में आप रीड स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं उसी प्रोग्राम में डेटा का होना ज़रूरी है, वरना एरर आएगा। तो आपको डेटा स्टेटमेंट उसी प्रोग्राम में देनी पड़ेंगी जिसमें आपने रीड जो सी स्टेटमेंट को यूज़ किया। उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट है, बड़ी हैंडी स्टेटमेंट है, और इसकी मदद से हम क्या काम करते हैं कि हम इनपुट स्टेटमेंट की मदद से कीबोर्ड से डेटा ले सकते हैं। इनपुट स्टेटमेंट की मदद से हम कीबोर्ड से डेटा लेंगे, इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, कीबोर्ड से। तो सिंटैक्स आपके सामने है कि आप किस तरीके से सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। बड़ा इजी है सिंटैक्स को यूज़ करना। चले मैं आपको इसको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं A = 0, B = 0। अब इसमें देखें हमने A = 0, B = 0 वैल्यूज़ असाइन कर दी, C = A+B। तो अब जो आपको, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट C, तो प्रिंट क्या होगा, शाबाश, प्रिंट होगा 0। 0 प्रिंट होना क्योंकि ये दोनों 0 ऐड होकर 0 ही बनना है जो प्रिंट होना। और इसके अगेंस्ट अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड से डेटा लें, आप कहते हैं A = 0, B = 0, इनपुट, लाइन नंबर्स याद रखेंगे आपने लगाने हैं, मैं यहाँ पे ओमिट कर रहा हूँ ताकि लेक्चर साइज का टाइम जो सा वो बढ़ ना जाए। इनपुट A, इसी तरीके से आप कहते हैं इनपुट B। अब आप कहते हैं प्रिंट A+B और एंड। अब क्या होगा जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है, यहाँ पे कीबोर्ड ऑन हो जाएगा और आप जो टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 30 टाइप कर दिया, यहाँ भी कीबोर्ड ऑन था, आपने 40 टाइप कर दिया, तो अब ये 30 और 40 दोनों सम होके आपको यहाँ पे 70 आंसर जो सा वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। यानी अब इनपुट ने क्या काम किया, इसने कीबोर्ड आपके लिए ऑन कर दिया ताकि आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ जो सी वो दे सकें। तो इनपुट ने बड़ा आपके लिए आसान काम किया कि इसने आपके लिए कीबोर्ड को ऑन कर दिया ताकि आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यू जो सी वो असाइन कर सकें। उसके बाद आपके पास प्रिंट स्टेटमेंट है। अब जैसे इनपुट स्टेटमेंट है ये कीबोर्ड से डेटा लेने के लिए यूज़ होती है, और जो प्रिंट स्टेटमेंट है
ये आउटपुट देने के लिए यूज़ होगी, यानी ये मॉनिटर पे रिजल्ट्स जो से वो शो करेगी। प्रिंट, और अगर आप एल प्रिंट करेंगे, ये भी आगे मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ, तो उस सूरत में डेटा आपका प्रिंटर पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट है। प्रिंट स्टेटमेंट क्या काम करती है, ये आउटपुट देती है आपको डेटा की। तो जैसे अगर आप अंडरस्टैंड इसको करना चाहें तो हम यूँ कर सकते हैं, आप कहते हैं a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 20, प्रिंट a प्लस b आपने कर दिया और एंड कर दिया प्रोग्राम को। तो अब ये दोनों सम होकर जो आपका आंसर है वो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि इसको मैंने कीबोर्ड से लेना है तो वो भी पॉसिबल है। a इज़ इक्वल टू 0, b इज़ इक्वल टू 0, इनपुट a कोमा b, एक ही लाइन में हमने दो इनपुट्स ले ली, प्रिंट a प्लस b और एंड। अब इस सूरत में क्या हुआ कि a कोमा b जो आपने टाइप किया, जैसे आपने यहाँ 20 टाइप कर दिया, यहाँ आपने 40 टाइप कर दिया, दोनों का सम 60 जो सा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रिंट स्टेटमेंट जो सी उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट है। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल स्टेटमेंट है, इसको अंडरस्टैंड आपको करना पड़ेगा कि प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट एक्चुअली फॉर्मेट बनाने के लिए यूज़ होती है, नंबर्स के फॉर्मेट बनाने के लिए यूज़ होती है। जैसे आप कहते हैं कि जो वैल्यू प्रिंट हो वो अशारिया के बाद 4 तक 0 हो, जो वैल्यू प्रिंट हो वो राउंड होके उसका आंसर आए, जो वैल्यू फॉर एग्जांपल प्रिंट हो उसमें अशारिया वाला हिस्सा शामिल ना हो, तो आप फॉर्मेट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट बट विद यूजिंग कीवर्ड। प्रिंट स्टेटमेंट विद यूजिंग कीवर्ड। तो जैसे एंड पे आप देख सकते हैं प्रिंट यूजिंग नंबर साइन डॉट नंबर साइन। इसका मतलब है कि दो आपके पास जो स्टार्ट वाले नंबर हैं ये भी दिखाए, यानी 0 पॉइंट खुद 0 लगा ले, अदरवाइज तो 0.85 प्रिंट होना था। तो आपने जब नंबर साइन किया तो उसने एक 0 खुद अपनी तरफ से लगा लिया। इसी तरीके से अगर आप 3 नंबर साइन यहाँ लगाते हैं, ये फॉर्मेट देते हैं, तो ये वाली वैल्यू आपकी जो सी वो 3 नंबर फॉर्मेट्स में प्रिंट होगी। अब यहाँ नोट करेंगे ये वैल्यू है 254 और 0.753, यानी पॉइंट के बाद 3 नंबर है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर है क्योंकि हमने फॉर्मेट में 2 नंबर जो से वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए। तो इन 2 नंबर्स की वजह से यहाँ पे 2 नंबर प्रिंट हुए और जो 3 था वो ओमिट हो गया। 5 का 6 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 3 जो सा ये लेस देन 5 है। और इसी तरीके से आपका होमवर्क है, ये जहन में रखें कि अब ये लेक्चर जो आपको अभी तक आ चुके हैं, ये 7th लेक्चर था, इनको साथ साथ आप इनकी तैयारी करते जाएं ताकि फ्यूचर में आपके लिए कोई प्रॉब्लम जो सी वो ना आए। तो होमवर्क अपना जो सा वो देख लें। ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, ये 3 क्वेश्चन जो से आपने खुद करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप वो यूज़ कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना। नेक्स्ट लेक्चर हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का होगा, चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, लेक्चर नंबर 8 होगा। ये इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। थैंक यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।